वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आलोक शर्मा और आपको आज मैं बताने जा रहा हूं मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है आपको जनरली सारे मैकेनिक्स की बुक में मिल जाएगा और इस प्रॉब्लम को जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसका सॉल्व करने का टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक रॉड, ठीक, एक रॉड है, रॉड BC। अब ये रॉड BC जो है वो किलो न्यूटन है, ठीक है। 1 किलो न्यूटन का रॉड BC वो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इस तरीके से रखा गया है। एक रोप है AC, इससे इसको बांध दिया गया है। रोप से रॉड को बांध दिया गया है और ये रॉड जो है वो 60 डिग्री एंगल वर्टिकल से बना रहा है। अब एक खास बात यह है कि जो रोप है और जो रॉड है दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, यह हमें पहले से दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो जरा देखिए आप। हमें इसमें फाइंड करना है find the tension in the rod, sorry, in the rod नहीं, tension in the rope। कौन सा रोप? AC। एंड रिएक्शन निकालना है हमें, रिएक्शन एट पॉइंट, या बोल लीजिए हिंज। कहाँ पर लगा हुआ है हिंज? B में लगा हुआ है। तो हमें जो है टेंशन निकालना है AC में, स्ट्रिंग AC में, और रिएक्शन निकालना है हिंज B में। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब ये दो चीज़ें कैसे फाइंड होगी इस पे ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये जो रॉड है, इस रॉड को हम थोड़ा सा और प्रॉपर कर देते हैं। अब ठीक है, आपको मेरे ख्याल से अब रॉड जो है प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है 60 और इधर एंगल दिया हुआ 30, है ना। अगर मैं इस प्रॉब्लम में सबसे पहले फोर्सेस मार्क करते हैं, चलिए फोर्स मार्क करते हैं। इसमें फोर्स जो लगा है, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है किसमें? स्ट्रिंग में, टेंसाइल फोर्स T। और जो रिएक्शन है वो पॉइंट B में होगा। अब हिंज का जो रिएक्शन होता है वो आप उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। या तो आप एक सिंगल रिएक्शन RB बना दीजिए या उसके दो कंपोनेंट बना दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाता हूं तो वो इस तरीके से दिखेगा, देखिए जरा, RBX और ये बन जाएगा RBY, ठीक है। ऐसे दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है कि आप केवल एक सिंगल फोर्स RB यहाँ बना दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो RB कितने डिग्री एंगल पर बनाएंगे वो हमें अभी पता नहीं है। तो मैं दूसरे तरीके में ही जाऊँगा जहाँ पर एंगल पता नहीं है, लेकिन वो एंगल हमें पता लग जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। कैसे पता लग जाएगा? आपने जो थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे RB का एंगल निकलता है। हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो रॉड है ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी में टोटल मिला के कितने फोर्सेस लगे हैं वो हमें चेक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन द रॉड, ठीक है। ये रॉड जो है ये बॉडी है, ठीक। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। कौन कौन से 3 फोर्सेस हैं बताइए? पहला है इट्स सेल्फ वेट W 1 किलो न्यूटन है। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा है टेंशन, टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग एट, कहाँ पर लगाइए? पॉइंट C, ठीक है। और तीसरा जो लगा है, तीसरा है यहाँ पर एक रिएक्शन, है ना, रिएक्शन जो कि पॉइंट B में आएगा, रिएक्शन एट हिंज B, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं RB, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि जो टेंशन है वो T नाम रख देते हैं टेंशन का। तो हमें 3 फोर्सेस दिया हुआ है, W, T और RB,
ठीक, ये तीनों जो है ये हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होगा उसके लिए हम थोड़ा सा रूल यूज करते हैं। क्या रूल यूज करेंगे, देखिए कि सिंस थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग and the rod is in equilibrium, तो हम क्या कह सकते हैं, so these forces must have to be concurrent, इनको कॉन्करेंट होना जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्करेंट होके रहेंगे क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, वो कॉन्करेंसी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, बाय extending the line of action of weight W। ठीक है, ये W की लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो कॉन्करेंसी का पॉइंट हमें दिख जाएगा। देखिए मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक, जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया मुझे ये एक पॉइंट नजर आ गया जहां से अब T और W दोनों पास हो रहे हैं। जहां दो फोर्स पास होंगे तीसरा फोर्स वहीं से पास होगा ही होगा, क्योंकि तीनों फोर्स को एक जगह से पास होना जरूरी है। ठीक, तो हमने क्या किया, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बाय एक्सटेंडिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट W एज पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं A B C, लिख लिया हमने, D लिख देते हैं, पॉइंट D। ठीक है, एंड पास द थर्ड फोर्स कौन सा है, थर्ड फोर्स RB फ्रॉम D। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया, अदरवाइज ये सब आपको ऐसे समझ में आ जाता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि इस तरीके से हमें करना है। तो अब मैं तीसरा फोर्स जो है उसको यहाँ से पास करने जा रहा हूँ, और तीसरा फोर्स देखिए किस तरीके से पास होगा, ये तीसरा फोर्स मैंने यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा RB, ये RB मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया RB। तो अब देखिए तीन फोर्स हो गए, T, W और RB। ठीक, अब इसके बाद इसको बना लेने के बाद अब मैं यहां पर फोर्स डायग्राम बनाने जा रहा हूं। फोर्स डायग्राम में हम क्या करेंगे, फोर्स डायग्राम में हम एक्सिस मार्क कर लेते हैं पहले। और इस एक्सिस पे मैं फोर्सेस के डायरेक्शन दिखा देता हूं। फोर्सेस के डायरेक्शन किस तरीके से, देखिए सबसे पहले RB जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर T जा रहा है हमारा, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और वेट W जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्सेस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ये है T, ये है RB और ये है W। W का वैल्यू हमें पता है 1 किलो न्यूटन है। ठीक है, प्रॉब्लम हमें सिर्फ ये है कि T का एंगल कितना होगा और RB का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये दो एंगल हमें पता लगाना होगा। तो T का एंगल कैसे निकालेंगे, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज T का एंगल है थीटा और RB का एंगल है फाई। ये थीटा और फाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड थीटा एंड फाई टू कैलकुलेट क्या चीज़, T एंड RB। ठीक है, ये फाइंड करना पड़ेगा। अब वो फाइंड कैसे होगा, देखिए जरा, ये हमारा जो मेन डायग्राम है, इस मेन डायग्राम में मैं कुछ करने वाला हूँ, उसी से ये फाइंड होगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज कर लें हम, थोड़ा सा, है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं और हम देखते हैं कि
एंगल यहाँ 30 एक दे रखा है। अब ये एक एंगल यहाँ पर 60 दिया हुआ है, हम एक ट्रायंगल यहाँ से बिल्टअप करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं नीचे से ऐसा, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब ये ट्रायंगल है, इसका ABCDE लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये साफ साफ हमें दिख रहा है, और 90 + 60 हो जाता है 150। तो बचा हुआ एंगल जो है ना, ये हो गया 180 - 150। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30। ये कैसे आया, 180 - 150 करके आया। अब ये 180 कैसे आया, ये मैं और थोड़ा सा डिटेल में लिख दूँ आपको। ये आ गया हमारा पहले 90 है ना, और +60 है ना, ये दोनों हो गया, और -180 किए, तो यहाँ से हमारा ये 30 डिग्री निकल के आया। जैसे ये 30 डिग्री निकल के आया, तो अब आप बोल सकते हैं कि टोटल एंगल कितना हो गया जी, टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये वो 5 एंगल है, 5 नहीं, ये T का एंगल है ना, T का एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा, तो ये एंगल हमारा कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो चलिए, ये हमने सबसे पहले T का एंगल यहाँ पर फाइंड कर लिया। T का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब बचा मेरे पास RB का एंगल निकालना। RB का एंगल कैसे निकलेगा, इसी में मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं निकाल के बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली है और कुछ नहीं, ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से निकाला जा रहा है। सबसे पहले ये एंगल 60 यहाँ दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। दोनों एंगल 60 होगा। ये वर्टिकल लाइन से एंगल 60 है, तो यहाँ भी वर्टिकल से एंगल 60 हो जाएगा। इसके बाद ये अंदर का एंगल जो है ये हो जाएगा 180 - 60, मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 120 है, तो मैं अगर स्ट्रेट लाइन रॉड को देखूं तो ये 120 है, तो ये अंदर का एंगल यहाँ पर 60 बचता है, ठीक है। और अब मैं ट्रायंगल देखने जा रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ABDC, ये ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये सेंटर पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए F, ठीक है। तो अब मैं ट्रायंगल देखने जा रहा हूँ, कौन सा, DFC, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल DFC आपको क्या देखने में आ रहा है, आपको ये देखने में आता है यहाँ पर कि DFC में ये एंगल 30 है, ये एंगल 120 है, तो बचा एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी जो है आपका ये निकल के आता है 180 - 120 और -30, मतलब कुल मिला के ये भी 30 निकल के आता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से 30 निकल के आता है। तो ये ट्रायंगल जो है DFC, इस ट्रायंगल में हमें साइड जो है, साइड क्या बोलेंगे, DF इज इक्वल टू, कौन सा साइड है, DF और FC ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज एंगल कौन सा, FCD इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, देखिए FCD, ये एंगल 30 है, और एंगल FDC ये भी 30 है, ठीक है। तो एंगल FDC ये भी 30 है, ठीक। तो ये दो एंगल इक्वल है, इसीलिए दो साइड इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि DF और FC वो दोनों इक्वल है। इसके बाद एक चीज़ और है हमारे पास कि जो रॉड है, ऑल्सो इन रॉड, है ना, ये रॉड में अगर हम जाएं तो रॉड में हम क्या देखते हैं कि रॉड में ये जो दो पार्ट है ABF और FC, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वेट जो होता है ना वो सेंटर में लगता है, ठीक है। तो ऑल्सो इन रॉड BF इज इक्वल टू FC, क्यों, बिकॉज वेट W एक्ट्स एट सेंटर, ठीक है, ये सेंटर में लगता है, इसीलिए BF और FC इक्वल है। तो अब आप देखिए, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, DF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू BF, ये तीनों साइड जो है ना ये इक्वल है, ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल है। तो कमिंग टू ट्राइंगल,
कौन से ट्राइंगल में अब हम चलते हैं? अब हम ट्राइंगल में चलते हैं, ये सेकंड वाले, इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं। ठीक है, अभी हम पहले ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अब सेकंड ट्राइंगल में चलते हैं। कौन सा ट्राइंगल है ये? डी बी एफ, ट्राइंगल डी बी एफ। कमिंग टू ट्राइंगल डी बी एफ, इस ट्राइंगल में आ जाइए। डी बी एफ में हमने क्या देखा कि डी एफ है ना, डी एफ इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, दो साइड इसके भी इक्वल है। सो इसमें एंगल कौन कौन से इक्वल होने चाहिए? फिर उस हिसाब से इसका एंगल इक्वल होना चाहिए। कौन कौन सा देखिए जरा, एफ बी डी इज इक्वल टू एफ डी बी, एफ बी डी इज इक्वल टू एफ डी बी, एफ बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी बी। ठीक है, ये मान लीजिए कि इसका नाम हमने रख दिया, सपोज के अल्फा या बीटा रख लो, चलो इसका नाम रख दिया हमने बीटा। ठीक है, लेट ये दो एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का नाम हमने रख दिया बीटा। ठीक, क्यों एंगल इक्वल है? उसका रीज़न वही है सेम, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस की स्पेलिंग भूल जा रहा हूं मैं बार बार। आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या है, स्पीड में लिखते लिखते आदत हो जाता है ना, वर्ड पे ध्यान नहीं जाता। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही हमने ये निकाला था कि तीनों साइड इक्वल होंगे, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही हमने ये निकाला कि हमारे दो एंगल इक्वल होंगे। लेकिन ये दूसरे ट्राइंगल में है ना, ये हमारे ट्राइंगल 1 की बात चल रही थी, ये हमारे ट्राइंगल 2 की बात चल रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या? कि एंगल एफ बी डी प्लस एंगल एफ डी बी प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। मतलब ये हो गया 2 बीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया भैया? बीटा का वैल्यू 60 आ गया। ठीक है, बीटा का वैल्यू 60 आ गया। तो बीटा जो है वो भी 60 है ना। यहाँ से हमें क्या पता चला कि बीटा जो है, बीटा कितना आया? बीटा इज इक्वल टू 60 निकल के आया। अगर बीटा 60 है तो उस केस में ये टोटल एंगल कितना हो गया भैया? ये टोटल एंगल हो गया 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 90 डिग्री किसके किसके बीच में आया? एंगल 90 डिग्री आपका आ गया किसके किसके बीच में? टी और आर बी की लाइन के बीच में आपका एंगल 90 डिग्री आ गया। देख लीजिए ध्यान से, किसके किसके बीच में? ये जो एंगल आया है ये आर बी का लाइन है और ये टी का लाइन है, दोनों के बीच का एंगल है 90। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, ऊपर 90, नीचे 90 बोलो चाहे ऊपर 90 बोलो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया कि ये जो एंगल है वो 90 ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब अगर एंगल 90 ऊपर आ रहा है तो फाई अब कितना होगा जी? फाई हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल निकाल लेते हैं। अब एंगल निकालने के बाद सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम इसका रिजोल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं बाय रिजोल्यूशन, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम क्या क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का इक्वेशन देखिए जरा कैसे बनेगा। ये बनेगा आर बी, इसको हम रिजॉल्व करके दिखाते हैं आपको, है ना, इसको रिजॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा आर बी कॉस 30 और ये बन गया आर बी साइन 30। ठीक है, इसी तरीके से हम टी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। टी को रिजॉल्व करते हैं, टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बन गया और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बन गया। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बन गया हमारा टी कॉस 60 और टी साइन 60। ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पहले लिखते हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 में
हम आते हैं, इक्वेशन हमारा बनता है आर बी साइन नहीं कॉस आ रहा है ना, आर बी कॉस 30 माइनस टी कॉस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, देन सेकंड इक्वेशन क्या बनता है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 में आर बी साइन 30 प्लस टी साइन 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे तैयार होते हैं। अब इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आपको मिल जाएगा आर बी और टी, ये दोनों आंसर आपको मिल जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आंसर आएगा 0.5 किलो न्यूटन और इसका आंसर आएगा 0.866 किलो न्यूटन। ठीक है, तो दिस बोथ आर योर आंसर्स। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, और ख़ास जहाँ पर एंगल हमने निकाला है आरबी का, वो एंगल निकालने वाली जगह पे आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी ये प्रॉब्लम हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे बाद में।